Hello students, now we are going to start a new topic permutations and combinations. अब देखिए permutation और combination को समझने के लिए आपको पहले ये देखना होगा कि ये इनका मीनिंग क्या है या आप इसे कहाँ यूज़ करेंगे. सो ये जो permutation वर्ड है ये permutation वर्ड आप वहाँ यूज़ करोगे जहाँ पर हमें अरेंजमेंट करना हो, और कॉम्बिनेशन आप वहाँ यूज़ करोगे जहाँ आपको सिलेक्शन करना हो. एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है. मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ ये 6 लेटर्स का एक बंच है. इस 6 लेटर्स के एक बंच से मैं आपको कहता हूँ कि आपको कोई भी 2 लेटर सिलेक्ट करना है. तो वो 2 लेटर आप कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो वो देखिए यहाँ पर. जैसे आप यहाँ पर ए के साथ बी का कॉम्बिनेशन ले सकते हो, ठीक है. ए के साथ सी का कॉम्बिनेशन ले सकते हो, ए के साथ डी का कॉम्बिनेशन ले सकते हो, ए के साथ ई का कॉम्बिनेशन ले सकते हो, और ए के साथ एफ का कॉम्बिनेशन ले सकते हो, ठीक है. फिर आप अब देखिए आप यहाँ पर जैसे ए के साथ आपने बी का कॉम्बिनेशन लिया है, ए के साथ सी का कॉम्बिनेशन, ए के साथ डी का कॉम्बिनेशन, ए के साथ ई का कॉम्बिनेशन और ए के साथ एफ का कॉम्बिनेशन लिया है. तो आप यहाँ पर बी के साथ ए का कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते, सी के साथ ए का कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते, डी के साथ ए का कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते, ई के साथ ए का कॉम्बिनेशन ले सकते, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है, ये सिलेक्शन है. आप ए और बी को ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हो. तो अब आप अगर यहाँ बी ए भी लिखोगे तो वो सेम ए और बी जैसा ही है, क्योंकि आप ए एलिमेंट को एक बार और उसके साथ बी एलिमेंट को आप सिलेक्ट कर चुके हो, ये दोनों साथ में है. तो आप अब यहाँ पर बी और ए सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप उसको ऑलरेडी एक बार सिलेक्ट कर चुके हो. तो इसलिए आप यहाँ पर ये सी ए डी ए ई ए एफ ए ये सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिर रिपीट हो जाएंगे. तो सिलेक्शन के केस में रिपीट नहीं होते हैं. आपको यहाँ पर फिर अब नेक्स्ट बी के साथ आप सी का कॉम्बिनेशन ले सकते हो, बी के साथ आप डी का कॉम्बिनेशन ले सकते हो, बी के साथ आप ई का कॉम्बिनेशन ले सकते हो, बी के साथ आप एफ का कॉम्बिनेशन ले सकते हो. लेकिन आप सी के साथ डी मीन्स सी डी, डी बी, ई बी एंड एफ बी ऐसा नहीं ले सकते. फिर सी के साथ डी का कॉम्बिनेशन, सी के साथ ई का कॉम्बिनेशन और सी के साथ एफ का कॉम्बिनेशन ले लिया. फिर डी के साथ ई का और डी के साथ एफ का कॉम्बिनेशन ले लिया. फिर ई के साथ एफ का कॉम्बिनेशन ले लिया. तो ये सभी यूनिक कॉम्बिनेशंस होंगे, इसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है. तो आपने कितने तरीके से 5 + 4 9, 9 + 3 12, 13 14 15 आपने 15 वेज आपने ये 15 वेज से आपने ये सिलेक्शन किया, ठीक है. यहाँ पर आप एफ डी ई डी या एफ ई इस तरीके से नहीं ले सकते, क्योंकि वो उस कॉम्बिनेशन में एक बार ए बी में ए और बी दोनों आ चुके हैं. तो इसलिए फिर आप बी और ए लेंगे तो उसमें भी ये दोनों ही लेटर्स आएंगे. तो सिलेक्शन के केस में हम रिपीट नहीं करते हैं. लेकिन अब आप अरेंजमेंट देखिए कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, ए बी और सी, और इसमें अब सिलेक्शन की बजाय हम कहते हैं कि हम इन 3 लेटर्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है. हम इन 3 लेटर्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं. तो अब जो अरेंजमेंट है तीनों लेटर्स का वो देखिए, मैं ए बी सी ऐसे अरेंजमेंट कर सकता हूं. फिर मैं ए को स्टैटिक रखते हुए बी और सी की प्लेसेस चेंज कर सकता हूं, तो ए सी बी हो जाएगा एक अरेंजमेंट. फिर मैं बी को पहले रखते हुए बाकी दोनों लेटर्स को
साथ में लिख देता हूँ BAC। फिर मैं B को फिर से एज इट इज रखते हुए A और C की प्लेसेस चेंज कर सकता हूँ, तो BCA हो जाएगा। फिर मैं फर्स्ट लेटर C ले सकता हूँ, C के साथ अब मैं A और B को ले सकता हूँ, तो एक बार मैंने A भी ले लिया और अब इसी C के साथ में मैं इस B और A की प्लेस चेंज कर देता हूँ। तो ये अरेंजमेंट है, और अरेंजमेंट में क्योंकि इन्हीं 3 लेटर्स या इन्हीं 3 डिजिट्स का ही अरेंजमेंट हो रहा है, इसलिए इनकी प्लेसेस एक दूसरे से चेंज हो सकती हैं, तो वो एक डिफरेंट अरेंजमेंट कहलाएगा। जैसे ABC एक डिफरेंट अरेंजमेंट है और AC भी एक डिफरेंट अरेंजमेंट है, तो यहाँ पर रिपीटेशन चलता है। इसलिए आपको ये 2 बातें ध्यान में रखनी है इंपॉर्टेंट, कि सिलेक्शन के केस में रिपीटेशन नहीं होगा, लेकिन अरेंजमेंट के केस में रिपीटेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन केस ही आपको क्वेश्चन में दी हुई है, बट यहाँ पर रिपीटेशन हो सकता है। तो यहाँ पर सिलेक्शन के केस में AB और BA का एक ही मीनिंग था, बट यहाँ पर अगर आपको 2 लेटर्स दे दिए जाएंगे कि आपको AB को अरेंज करना है, तो उनका 2 ही टाइप के अरेंजमेंट होंगे, BA और AB। तो ये दोनों यहाँ पर डिफरेंट अरेंजमेंट कहलाएंगे, इसलिए ये दोनों अलाउड होंगे यहाँ पर। अब देखते हैं एक प्रिंसिपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इस चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए हमें ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे हम शॉर्ट में FPC कहेंगे, कहीं भी हमें लिखना होगा तो। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये सबसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी पहले का एक प्रिंसिपल है, जिसके थ्रू हम यहाँ पर काउंटिंग करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और वो क्या है वो आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करना और थोड़ा इजी हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपके पास 3 जीन्स और 2 टी-शर्ट्स हैं, ठीक है। आपको मार्केट जाना है और आपको ड्रेसअप होना है। अब आप कितने तरीके से अपने ये आउटफिट्स सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। सो देखिए 3 जीन्स हैं, तो हम मान लेते हैं कि ये जो 3 जीन्स हैं ये आपकी J1, J2 और J3 हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि ये जो फर्स्ट जीन्स है, आपने फर्स्ट जीन्स सिलेक्ट की, और उस फर्स्ट जीन्स के साथ आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप दोनों टी शर्ट में से कोई भी टी शर्ट पहन सकते हैं। तो ये J1 के साथ आप टी शर्ट को अगर मैं T से डिनोट करूँ तो T1, T2, ये दोनों पहली जीन्स के साथ दोनों टी शर्ट ले सकते हो आप, या फिर आप दूसरी जीन्स लो और उसके साथ भी आप दोनों टी शर्ट में से कोई भी टी शर्ट पहन सकते हो, या फिर आप थर्ड जीन्स सिलेक्ट करो और उसके साथ आप कोई भी टी शर्ट पहन सकते हो। तो यहाँ पर आपके जो नंबर ऑफ वेज है सिलेक्शन के, कि आप कितने तरीके से आउटफिट्स सिलेक्ट कर सकते हो, वो J1 T2, J2 T1, J2 T2, J3 T1 and J3 T2. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 वेज हुए आउटफिट सिलेक्ट करने के, ठीक है। तो यहां पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है वो क्या कहता है कि यहाँ तो जैसे ये तो एक छोटा क्वेश्चन था कि इसमें सिर्फ 3 जीन्स थी और 2 टी शर्ट थी, तो आपने यहाँ पर इस तरीके से इसको अरेंज करके और यहाँ पर बनाकर आपने देख लिया, सिलेक्ट कर लिया, और ये टोटल यहाँ पर उसके जो सिलेक्शंस थे उनको आपने काउंट कर लिया और यहाँ पर बता दिया कि ये 6 वेज होंगे।
लेकिन अगर यही काउंटिंग थोड़ी ज़्यादा हुई तो, ठीक है, यहाँ ये 3 जीन्स ना होके 10 जीन्स हुए, और यहाँ 2 टी शर्ट ना होके और 7 8 या 20 टी शर्ट हुए, या फिर और भी कोई दूसरे एग्जाम्पल हुए, तो उस केस में आप जब ये इस तरीके से इसको सिलेक्शन करते हो और उसके आउटपुट्स आप यहाँ पर काउंट करते हो या लिखते हो, तो इसमें बहुत टाइम लगता है और ये धीरे धीरे डिफिकल्ट होते जाता है। तो इसलिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दिया गया है। और वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आपके पास पहला ऑब्जेक्ट जितना है, आप उस यहाँ आपने जो टोटल किया इनका सबका, तो वो आया था 6 वेज। अब आप क्या करेंगे कि फर्स्ट आपके पास में जो ऑब्जेक्ट था वो क्या था, 3 जीन्स थी, तो आप यहाँ पर 3 लिख दीजिए। और आपके पास 2 टी शर्ट थी, तो आप यहाँ पर 2 टी शर्ट लिख दीजिए, और आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 3 टू जा 6 वेज हो जाएंगे। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब दूसरा एग्जांपल कैसे समझेंगे, सपोज कीजिए आपके पास 2 स्कूल बैग्स हैं, आपके पास 3 टिफिन बॉक्स हैं, और आपके पास 2 वाटर बॉटल्स हैं। अब आप जब स्कूल के लिए रेडी हो चुके हो और जब आप स्कूल जाने वाले हो, तो आप किसी एक पर्टिकुलर डे पर उस समय इन तीनों में से ये जो तीनों ऑब्जेक्ट हैं ये आपको सिलेक्ट करना है। तो आप उसको सिलेक्ट किस तरीके से कर सकते हो, कितने तरीके हैं इसको सिलेक्ट करने के, वो आप देखिए। अगर हम यहाँ पर इन बैग्स के लिए बी लेटर, टिफिन बॉक्स के लिए टी लेटर, और वाटर बॉटल्स के लिए डब्ल्यू लेटर का अगर यूज़ करें, तो आप देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आप सबसे पहले बैग सिलेक्ट करोगे। तो आप बैग को 2 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, B1 या B2। देखिए यहाँ तो B1, यहाँ तो B2, ओके। अब आपने पहले बैग सिलेक्ट कर लिया, या तो B1 या B2। उसके बाद अब आप क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हो कि ये जो 3 टिफिन बॉक्स हैं T1, T2 और T3, ये इस B1 के साथ यूज़ कर सकते हो। मतलब आपने B1 बैग लिया और उसके साथ T1, T2 और T3, या फिर आपने बैग 2 सिलेक्ट किया और उसके साथ आप T1, T2 और T3 बैग सिलेक्ट, आप टिफिन बॉक्स सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये जो बैग और टिफिन बॉक्स का जो कॉम्बिनेशन है, सिर्फ अभी वाटर बॉटल सिलेक्ट नहीं किए, सिर्फ बैग और टिफिन बॉक्स का ही जो कॉम्बिनेशन है वो आपके पास में B1 T1, B1 T2, B1 T3, B2 T1, B2 T2, B2 T3, ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 सिलेक्शंस आपके पास हो चुके हैं। लेकिन अभी हमें वाटर बॉटल्स भी सिलेक्ट करना है। तो अब आप देखिए कि ये जो आपका कॉम्बिनेशन है B1 T1, इस B1 T1 के साथ आप W1 W2, इस T2 के साथ W1 W2, इस T3 के साथ W1 W2, दोनों वाटर बॉटल्स में से कोई भी वाटर बॉटल आप ले सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ भी आप W1 W2, यहाँ भी आप W1 W2, और यहाँ भी आप W1 W2, इस तरीके से वाटर बॉटल्स ले सकते हो। तो टोटल जो वेज होंगे सिलेक्शन के
वो सिलेक्शन के लिए आप वेज देखिए। B1 T1 W1, B2 B1 T2, B1 T1, B1 T1 W2। फिर आप देखिए यहाँ ऊपर हो चुका है B1 T1 W1 हो चुका है, B1 T1 W2 हो चुका है। अब ये जो B1 T2 कॉम्बिनेशन है बैग का और टिफिन बॉक्स का, उसके साथ वाटर बॉटल दोनों आ सकती है। तो B1 T2 W1, B1 T2 W1, B1 T2 W2, B1 T2 W2। फिर B1 के साथ T3, B1 T3, और उसके साथ फर्स्ट वाटर बॉटल। फिर फर्स्ट बैग के साथ थर्ड टिफिन और सेकंड वाटर बॉटल। फिर B2 बैग है, उसके साथ फर्स्ट टिफिन का कॉम्बिनेशन लेंगे। तो B2 के साथ फर्स्ट टिफिन का कॉम्बिनेशन और फर्स्ट वाटर बॉटल। B2 के साथ T1 सेकंड बैग के साथ फर्स्ट टिफिन बॉक्स और सेकंड वाटर बॉटल। फिर B2 के साथ T2 और फर्स्ट वाटर बॉटल, B2 के साथ T2 सेकंड वाटर बॉटल, B2 के साथ T3 फर्स्ट वाटर बॉटल और B2 के साथ T3 और सेकंड वाटर बॉटल। तो आप जब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो आपके जो टोटल वेज होंगे वो 12 वेज होंगे सिलेक्शन के। और अगर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की बात करें तो हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स जो थे वो 2 बैग्स थे, 3 टिफिन बॉक्स थे और 2 वाटर बॉटल्स थी। तो अगर हम ये सब ना करें तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि 2 इंटू 3 6 एंड 6 2 जा 12। सो 2 इंटू 3 इंटू 2 टोटल 12 वेज होंगे हमारे पास सिलेक्शन के, ये हम बता सकते हैं। Therefore, now we can define FPC like if an event can occur in m different ways, following which another event can occur in n different ways। पहले एक m ways से कोई इवेंट हो रहा है और फिर बाद में वो n ways से हो रहा है, then the total number of occurrences of the event will be m into n। ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कि आप उन सभी वेज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग which can be formed out of the letters of the word rose where the repetition of the letters is not allowed। अब ये एक वर्ड है रोज, इसी के लेटर्स को हमको लेना है और ऐसे हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, इसको अलग अलग तरीके से अरेंज करके। ठीक है, इट मीन्स कि ये क्योंकि ये 4 लेटर्स हैं तो आप इसे समझिए कि हमारे पास 4 प्लेसेस हैं इन लेटर्स को पुट करने के लिए। ठीक है, उसने हमें कहा है यहां पर कि रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो हम इस फर्स्ट, ये जो फर्स्ट आपको खाली प्लेस दिख रही है, इस फर्स्ट लेटर की जगह पे हम R O
एस और ई, चारों में से कोई भी लेटर हम यहाँ पर रख सकते हैं। मतलब हमारे पास में कितने तरीके हो गए? 4 वेज हो गए। तो हम यहाँ पर, ये है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो हम यहाँ पर, मैं जो इसके अंदर लिख रहा हूँ ना, वो वेज हैं, 4 वेज। अब मैंने यहाँ पर आर ओ एस ई, इन चारों में से मैं कोई भी रख सकता हूँ। मतलब 4 तरीके हो गए मेरे पास, 4 वेज हो गए। उसके बाद फिर अब इस रोज में से मैंने कोई भी एक लेटर रख दिया यहाँ पर। मान लीजिए कि मैंने एस रख दिया। तो अब क्योंकि उसने कहा है कि अब लेटर्स रिपीट नहीं होना चाहिए, तो अगर लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए तो जब एस हो गया है तो अब एस को हम रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास में 3 लेटर्स हैं। मैं इस सेकंड प्लेस पर इन तीनों में से, आर ओ ई में से तीनों में से कोई भी एक यहाँ पर रख सकता हूँ। मतलब मेरे पास में 3 वेज हैं यहाँ पर लेटर पुट करने के। ठीक है, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर सेकंड प्लेस पर ओ पुट कर दिया, तो अब मैं ओ को फिर से नहीं लिख सकता हूँ। अब इस थर्ड प्लेस के लिए मेरे पास सिर्फ 2 ही लेटर्स हैं, आर और ई। तो मैं यहाँ पर या तो आर रख सकता हूँ या ई रख सकता हूँ। तो मेरे पास कितने तरीके हो गए? 2। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर आर भी रख दिया है, तो अब मेरे पास में सिर्फ ई बचा हुआ है और मैं यहाँ पर उस ई को ही पुट कर सकता हूँ। मतलब मेरे पास सिर्फ 1 वे है यहाँ पर 4th लेटर पुट करने का। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे जो टोटल वेज हैं वो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है। यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24, मीन्स टोटल आई हैव 24 ways to rearrange the letters of that word. अब ये बात हुई समझने की। ठीक है, अब हम इसे लिखते हैं, पर उससे पहले आप एक और बात समझ लीजिए कि मान लीजिए कि यहां पर होता कि वेयर द रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स इज अलाउड, नॉट अलाउड की जगह पे क्या होता? अलाउड होता, कि हम रिपीट कर सकते होंगे। तो फिर ऐसे केस में आप क्या करते, वो देख लीजिए पहले, फिर मैं इसको सिस्टमेटिक तरीके से आपको लिखना बताऊंगा कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम सिर्फ ऐसा तो करके नहीं आ सकते, क्योंकि उसके कुछ मार्क्स होते हैं। तो हमें उसको सिस्टमेटिकली कैसे लिखना है वो मैं भी बता दूंगा आपको। पर उससे पहले आप समझ लीजिए कि अगर ये अलाउड होता, मतलब आप रिपीट कर सकते हो, तो फिर उस केस में क्या होता? तो आप देखिए, यही 4 आपके पास में प्लेसेस होती और आप इस फर्स्ट प्लेस पर आर ओ एस ई चारों में से कोई भी रख सकते थे। फिर आप, अब क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउड है, इसलिए फिर से आपके पास में 4 लेटर्स ही हैं। आप 4 में से कोई भी एक लेटर यहां पर रख सकते हो। यहां पर भी 4 में से कोई भी एक लेटर रख सकते हो और यहां भी 4 में से कोई भी एक लेटर रख सकते हो। इट मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, इट मीन्स 16 इंटू 16, इट विल बी 256 वेज। ठीक है, तो सिर्फ इस एक वर्ड को यहाँ पर क्वेश्चन में होने या ना होने से आंसर पे कितना फर्क पड़ेगा, ये अब आपको समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं कि इसे हमें लिखना कैसे है। देखिए, हम लिखेंगे वी हैव 4 लेटर्स टू arrange the letters. For first letter we have ways is equal to 4. फिर हम यहां लिखेंगे for second letter we have ways 3.
because repetition is not allowed. For third letter, we have ways is equal to 2. For fourth letter, we have ways is equal to 1. So, number of 4 letter words is equal to 4 into 3 into 2 into 1 is equal to 24. Okay.